हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ RS धाकरे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, RVPG कॉलेज, आगरा। तो आज हमने जो विषय लिया है वह BSc AG सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का एक अंग है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है कार्यक्रम नियोजन की पद्धति, प्रक्रिया अथवा चरण। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रोग्राम प्लानिंग अर्थात कार्यक्रम नियोजन के मीनिंग, अर्थ के बारे में, डेफिनेशन परिभाषा के बारे में तथा प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में इन 3 पॉइंटों को समेटा था, जिसमें हमने मीनिंग की बात करी थी, डेफिनेशन की बात करी थी और प्रिंसिपल्स की बात करी थी। मतलब कार्यक्रम नियोजन का अर्थ क्या होता है और कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा क्या है और कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत क्या हैं। आज हम अगले बिंदु को ले रहे हैं। अगला बिंदु है हमारा कार्यक्रम नियोजन की पद्धति, प्रक्रिया अथवा चरण, प्रोसीजर, प्रोसेज, स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। तो बात करते हैं। कार्यक्रम नियोजन द्वारा मनुष्य को अपनी समस्या के अनुसार कार्यक्रम चलाने की सुविधा हो जाती है। अगर हम किसी भी कार्यक्रम का नियोजन करते हैं तो क्या होता है कि कार्यक्रम को चलाने में हमें क्या हो जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। अतः उसके लिए आवश्यक है कि वह इस बात की जानकारी रखे कि कार्यक्रम का नियोजन कैसे करें। सामान्यतः कार्यक्रम नियोजन निम्न लिखे ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्टेप्स की, पद्धति की या चरण की, प्रोसीजर की, तो कार्यक्रम नियोजन को चलाने के लिए, कार्यक्रम नियोजन करने के लिए हमें किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से हमें जो चरण हैं, वो कौन कौन से जो कदम हैं वो हमें लेने होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट स्टेप है वर्तमान दशा का पता लगाना, नॉलेज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। यानी जो वर्तमान दशा है उसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो उसके बारे में क्या होगा कि कार्यक्रम नियोजन में पहला कार्य वर्तमान साधनों, समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाना है, क्योंकि बिना वर्तमान दशा का पता लगाए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। अतः पहला कार्य वर्तमान दशा की जानकारी करना है, जो सर्वेक्षण, व्यक्ति भ्रमण तथा समूह चर्चा से हो सकता है। जब हम बात करते हैं वर्तमान दशा के बारे में पता लगाने की, तो वर्तमान दशा के बारे में पता लगाने में हमें किन किन चीज़ों का पता करना है। एक तो वर्तमान साधनों का, यानी जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, वर्तमान में जो साधन उपलब्ध हैं उस क्षेत्र में, उनके बारे में हम पता लगाएंगे। उसके बाद वर्तमान में जो समस्याएं हैं यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम पता लगाएंगे तथा वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं यानी जो नीड हैं, उनके बारे में हम पता लगाएंगे। क्या क्या चीज़ों के बारे में? 3 चीज़ें हैं। एक तो जो प्रेजेंट में रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के बारे में, एक प्रॉब्लम्स के बारे में और एक नीड के बारे में यानी आवश्यकता के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान दशा में हमें इन तीनों चीज़ों का पता लगाना है। अब वर्तमान दशा का पता क्यों लगाना है? क्योंकि बिना वर्तमान दशा का पता लगाए क्या होगा, कोई भी कार्यक्रम हम बना नहीं सकते। अगर वर्तमान दशा हमें नहीं पता है तो हम उसके अनुरूप कोई भी कार्यक्रम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि वर्तमान दशा की जानकारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्वेक्षण करना होगा। सर्वेक्षण मतलब सर्वे। ठीक है, जब हम सर्वे करेंगे तो सर्वेक्षण के द्वारा हम क्या है किसी भी वर्तमान दशा के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी बात है व्यक्ति भ्रमण, घूमकर ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं। और इसके बाद में क्या है, समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, GD। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, समूह चर्चा के द्वारा भी हम वर्तमान दशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि वर्तमान दशा में हमें किन चीज़ों का पता लगाना है, वर्तमान साधनों का यानी कि प्रेजेंट में अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, समस्याओं का यानी जो प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट में,
और आवश्यकताओं का यानी नीड्स का। क्लियर? 3 चीज़ों का हमें पता लगाना है, और पता लगाने के लिए कौन सी चीज़ों का हमें यूज करना है? सर्वे का यूज करना है यानी सर्वेक्षण का, भ्रमण यानी ऑब्जर्वेशन, और समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कस। ये क्या है? ये तीनों बेस्ट आपके कहते हैं प्रोसीजर हैं, जिनके द्वारा बेस्ट मेथड्स हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी दशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, अनुभूत आवश्यकताओं को मालूम करना, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि असरटेनिंग द फेल्ट नीड्स, अनुभूत आवश्यकताओं को पता लगाना, यानी फेल्ट नीड्स के बारे में हमको क्या करना है? पता लगाना है। अब फेल्ट नीड्स क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो क्या है कि वर्तमान दशा में सामान्य समस्याओं का पता तो पहली पद्धति में चल जाता है, परंतु जनता कौन कौन सी समस्याओं को अनुभव करती है तथा किसको पूरा करने के लिए तैयार है, इसकी जानकारी नहीं होगी। इसको जानने के लिए मनुष्यों की छोटी छोटी टोलियां बना देनी चाहिए, और उसके पश्चात वाद विवाद द्वारा जो निष्कर्ष हो उसे ही अनुभूत समस्या समझना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि अनुभूत आवश्यकताओं की, फेल्ट नीड्स की, तो जब हमने फर्स्ट स्टेप की बात करी तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेप में हमने जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उस प्रेजेंट सिचुएशन का पता लगाया था, और उस प्रेजेंट सिचुएशन में जो नीड थी, आवश्यकताएं थीं, उनके बारे में भी हमने पता लगाया था। परंतु अब हमने सेकंड स्टेप में भी बात कर रहे हैं आवश्यकताओं की। यहाँ हमने कौन सी आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं? फेल्ट नीड्स की। ठीक है, यानी कि अनुभूत आवश्यकताओं की। ठीक है, तो जब हम अनुभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप में हमने जो आवश्यकताओं की बात करी थी वो आवश्यकताएं क्या थी? जनरल थी, यानी सामान्य थी। ठीक है, और सामान्य आवश्यकताएं तो हमने पता लगा ली, परंतु क्या सामान्य आवश्यकताएं मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग होते हैं और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक समस्या होगी। क्लियर? और जब अपनी अपनी एक समस्या होगी तो जब हम कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलाते। अब हमने क्या करना है कि जो इतने सारे लोग इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन लोगों की सब ऐसी कौन सी नीड है जो कि सभी लोगों की है। ठीक है, जितने भी लोग उस गांव में उपस्थित हैं या उस क्षेत्र में उपस्थित हैं उतने सारे लोगों की वो एक नीड होनी चाहिए, और वो जो नीड निकल के आएगी वही नीड, यानी वो जो आवश्यकता निकल के आएगी वो आवश्यकता ही फेल्ट नीड कहलाएगी। पहली बात तो हमने बात करी किसकी? कि फेल्ट नीड होती क्या है, अनुभूत आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? सामान्य आवश्यकता के बजाय हमें उनकी अनुभूत यानी अधिक आवश्यक आवश्यकता के बारे में पता लगाना है। और अधिक आवश्यक आवश्यकता के बारे में पता लगाने से क्या होगा कि हम पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मनुष्यों की छोटी छोटी टोलियां बनानी पड़ेंगी, और उनमें क्या करना पड़ेगा? वाद विवाद करना पड़ेगा। ठीक है, अब वाद विवाद होगा तो क्या होगा? उसका जो रिजल्ट निकलेगा यानी निष्कर्ष निकलेगा उसके द्वारा हम अनुभूत समस्या को पता कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जब हम बहुत सारे लोगों की एक छोटी छोटी टोलियां बना देंगे, वो टोलियों में क्या होगा कि हम वाद विवाद करवाएंगे, और जब वाद विवाद करवाएंगे ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, तो उस ग्रुप डिस्कशन के आधार पर जो रिजल्ट निकलेगा तो वो रिजल्ट में हम फेल्ट नीड के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि जो अनुभूत आवश्यकताएं हैं उनकी हम एक सूची बना सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, तीसरे चरण की तरफ। तो तीसरे चरण में क्या होता है? उद्देश्यों को निर्धारित करना, यानी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जब हम उद्देश्यों को निर्धारित करने की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि वर्तमान दशा के ज्ञान तथा अनुभूत समस्याओं की जानकारी के बाद तीसरा कार्य उद्देश्यों का सही प्रकार बनाना है। ठीक है, जब तक यह नहीं होगा तब तक कार्यक्रम का नियोजन उचित दशा में नहीं हो सकता। अतः समस्याओं को मालूम करके स्थानीय दशा में उद्देश्यों को निर्धारित करना है। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमें क्या करना है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा? जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उसके बारे में पता लगाया,
उसके बाद में हमने क्या करा, जो फेल्ट नीड्स थी उनके बारे में पता लगा लिया, आवश्यकताओं के बारे में, मतलब जो वर्तमान दशा थी उसके बारे में पता लगाया और जो आवश्यकताएं थी उनके बारे में पता लगाया। अब हमने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो उद्देश्य हमें बनाने हैं कि हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करना है, उसके बारे में हमें एक क्लियर और स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट अवधारणा बनानी पड़ेगी। स्पष्ट अवधारणा बनाने के लिए क्या है कि हमें स्थानीय दशा के अनुरूप ही उद्देश्य निर्धारित करने हैं। ठीक है, जो स्थानीय दशा है यानी कि जो लोकल कंडीशन है, लोकल कंडीशन के अनुसार ही हमें क्या करना होगा, उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। क्लियर? तो हमें फिर क्या है, तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना है। किसके अनुसार? जो फेल्ट नीड्स हैं उनको पूरा करने के अनुसार, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स की बात की थी हमने, समस्याओं की बात करी थी हमने, नीड की बात करी थी। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, उद्देश्य बनाने पड़ेंगे कि हमें क्या पाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चौथे स्टेप की। तो चौथे चरण में हमें क्या करना होगा कि समस्याओं के संभावित हलों की सूची तैयार करना। अब हमने क्या करा, तीसरे चरण में हमने क्या करा था, ऑब्जेक्ट सेट कर लिया था। ठीक है, हमने अपना उद्देश्य को सेट कर लिया था, उद्देश्यों को हमने अपने बना लिया था कि हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमने प्रॉब्लम्स ली थी उन प्रॉब्लम्स का जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, यानी संभावित हल हो सकता है, हम संभावित समाधान हो सकता है, उन समाधानों की हमें क्या करना है, सूची तैयार करना है चौथे चरण में। क्लियर? और चौथे चरण में इसमें क्या होगा कि उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद कार्यक्रम नियोजन का अगला क्रम है कि विभिन्न समस्याओं के कौन कौन से हल हो सकते हैं उनकी सूची तैयार करना, तथा यह भी मालूम करना कि कार्य करने में कौन कौन सी कठिनाई आ सकती हैं तथा उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अतः सुझावों तथा कठिनाइयों का ज्ञान कराना कार्यक्रम नियोजन का चौथा क्रम है, यानी चौथा स्टेप है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि संभावित जो हल हैं उनकी भी सूची तैयार करना है तथा संभावित कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं इनके बारे में भी पता करना है कि जब हम कार्यक्रम का नियोजन करेंगे और जब उस कार्यक्रम को एक्शन में लेकर के आएंगे तो उस कार्यक्रम के लिए कौन कौन से हमें पॉसिबल सॉल्यूशन मिल सकते हैं इसकी हम बात करेंगे, और कौन कौन सी हमें कठिनाइयाँ मिल सकती हैं, एरर्स मिल सकते हैं, जो समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उनके बारे में भी पता लगाना है, ताकि कार्यक्रम का नियोजन जो हम प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या, तो सही तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो कार्यक्रम में हमें संभावित हलों की सूची तैयार करना है। और चौथे क्रम में हमें क्या करना है कि जो कठिनाइयाँ हैं और जो सुझाव हैं उसकी जानकारी यानी ज्ञान होना चाहिए हमें। ठीक है, किसी भी कार्यक्रम को तैयार करते समय। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी कार्यक्रम हम चलाने जा रहे हैं तो उसके बारे में अगर हम उनकी कठिनाइयों के बारे में हम पहले से पता कर लेंगे, और कार्यक्रम के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई भी रिसोर्स है, कोई भी समस्या अगर आती है तो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनके बारे में हम पहले से पता कर लेंगे, ताकि कठिनाई आने पर हम अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सकें, यानी कि चेंज कर सकें। ठीक है, और चेंज करके हमें क्या करना है कि हमने जो उद्देश्य यानी जो ऑब्जेक्ट निर्धारित करे हैं उन उद्देश्यों को हमें पाना है। उन उद्देश्यों को पाने के लिए हमें क्या है कि अपने नियोजन में, प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव करना पड़े, थोड़ा सा चेंज करना पड़े, तो वो हम कर सकें। जैसा कि हमने कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों में बात करा था कि कोई भी कार्यक्रम नियोजन करते समय क्या है कि वो स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, साथ में क्या, लचीलापन भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो लचीलापन होगा, लचक होगी थोड़ी सी, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम कार्यक्रम के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो हम उसको भी
उसका भी हल ढूंढ सकते हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें चरण की तरफ। तो 5वें चरण की जब हम बात करेंगे तो 5वें चरण में हम 5वां चरण आता है प्राथमिकता निर्धारित करने, यानी फिक्स प्रायोरिटीज। हम अपनी प्रायोरिटीज को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे। इसमें क्या होगा कि प्रसार कार्यकर्ता के सामने बहुत सी समस्या होती हैं। इस कारण उसके सामने यह समस्या रहती है कि कौन सी समस्या को पहले हल करे तथा कौन सी को बाद में। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब हमने अभी बात करी थी कि किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो लोग निवास करते हैं उन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं होंगी। और जब हम उन बहुत सारी समस्याओं में से फेल्ट नीड्स निकालते हैं, यानी अनुभूत आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं, फेल्ट नीड के बारे में बात करते हैं, अनुभूत आवश्यकताओं के, तो वो भी क्या है कि बहुत सारी निकल के आएंगी, 1 2 3 4। ठीक है। अब मान लो कि कहीं पर 10 समस्याएं ऐसी हैं किसी भी क्षेत्र की जो कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं, यानी कि पूरे क्षेत्र की समस्याएं। ठीक है। सारे क्षेत्र की जो ऑल एरिया है, पूरा जो एरिया है, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की समस्याएं हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी पड़ेंगी, प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेंगी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो 10 प्रॉब्लम्स हैं, उन 10 में से हम पहले नंबर पे कौन सी समस्या लें, दूसरे पर कौन सी लें, तीसरे पे कौन सी लें, चौथे पे कौन सी लगें, और इस तरीके से हम कैसे काम करें जिससे कि हमारा जो कार्यक्रम है उसके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो ऑब्जेक्टों को हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो उनको हमें गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। अब प्राथमिकताएं कैसे तय करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता को पहले ऐसी समस्या हल करना चाहिए जो जल्दी और कम खर्च से हल हो जाए। ठीक है। तो हमें पहली समस्या कौन सी लेनी चाहिए, ऐसी समस्या लेनी चाहिए जिसमें जो खर्च है, यानी जो हमारी लागत है वो हमारी लागत क्या हो, कम हो। ठीक है। अब कम खर्च हो और समस्या जल्दी भी सॉल्व हो जाए, मतलब उसमें समय भी ज़्यादा ना लगे, तो ऐसी समस्या को हम करेंगे। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा कि ऐसा करने से जनता का कार्यकर्ता में विश्वास बढ़ेगा और यह अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चला सकेगा। अतः कार्यकर्ता को जल्दी फल देने वाले कार्यक्रम पहले तथा उसके बाद कुछ देर से फल देने वाले, फिर और देर से फल देने वाले कार्यक्रम को प्राथमिकता देकर कार्यक्रम को चलाना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो समस्या लेनी है जिसका सॉल्यूशन आसानी से हो सके, जल्दी हो सके, शीघ्र हो सके, और उसमें क्या है खर्चा भी कम हो, यानी जो लागत है वो लागत भी कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो बिलीव है जनता का वो एक्सटेंशन वर्कर के ऊपर बढ़ेगा, यानी जो प्रसार कार्यकर्ता है उसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। इसके बाद में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें जल्दी फल देने वाले कार्यक्रम लेने चाहिए, उसके बाद में कुछ देर में फल देने वाले, ठीक, और उसके बाद में और ज़्यादा टाइम जिन चीज़ों में लगना है, जिन चीज़ों को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा उनको सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि हमारा 5वां चरण है, यहाँ कि हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 6 की। ठीक है। कार्यक्रम की योजना तैयार करना, यानी ड्रॉ अप प्लान फॉर एक्शन। अब हमने क्या करना है, 6वें कहते हैं चरण में प्राथमिकता कार्यक्रम की योजना को तैयार करना है। तो इसमें अगर हम बात करें प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद कार्यक्रम नियोजन में अगला कार्य है कार्य को चलाने की एक योजना तैयार करना। इससे अभिप्राय है कि किसी समस्या को हल करने के लिए कहाँ से साधन एकत्रित करने हैं, कैसे संपर्क स्थापित करना है तथा कौन कौन सी प्रसार की विधियों का प्रयोग करना है आदि। साथ ही साथ गत वर्षों के परिणामों को भी ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए।
अब हमने क्या करना है कि अभी तक हमने जो 5 स्टेप लिए थे, उन 5 स्टेप के बाद में हमें क्या करना है, अपने प्लान को एक्शन के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी कि योजना की तैयारी करनी है कार्यक्रम के लिए। अब कार्यक्रम के लिए योजना की तैयारी के लिए सबसे पहले बात हम कर लेते हैं इसके कि गत वर्षों के परिणामों को भी ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। यानी पूर्व में हमने अगर कोई प्रोग्राम चलाया हुआ है उस क्षेत्र में, तो उस प्रोग्राम में का एवेल्यूशन करने के बाद में जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट यानी रिव्यू कह लो उसको, उस रिव्यू के आधार पे हमें उस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए योजना। ठीक है, अब मान लो पूर्व में हमने कोई प्रोग्राम चलाया था और उसमें अगर कोई गलती हुई थी यानी मिस्टेक हुई थी जिसके कारण हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो मिस्टेक हमने पिछले प्रोग्राम में की थी वो इस प्रोग्राम में नहीं दोहराएंगे। यानी कोई कार्य हमने जो लास्ट प्रोग्राम में किया हुआ था, वो लास्ट प्रोग्राम में किए हुए कार्य को हम अपने आगे आने वाले प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें क्या करना है कि गत वर्षों के परिणामों को ध्यान में रखकर योजना बनानी है। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात कर लें कि हमें क्या करना है कि कार्य को चलाने के लिए योजना तैयार करनी है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें कौन कौन से साधन एकत्रित करने हैं, पहली बात तो कहाँ पर साधन एकत्रित करने हैं, कैसे संपर्क स्थापित करना है, कौन सी प्रसार की विधियों का यूज करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें क्या काम करना है, कब करना है, W से लेकर H तक की कहानी। ठीक है, और W से लेकर H की जब हम कहानी करते हैं तो उसमें क्या आएगा, वाट, व्हेन, क्या, कब, कहाँ, हाउ, कैसे, किसके द्वारा, हुम। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का जब तक कहते हैं चीज़ें ना हो जाएं, हमें कौन सी प्रसार विधियों का यूज करना है, इन सारी चीज़ों की जब हम बात कर लेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे कि एक कार्यक्रम की हमने योजना तैयार कर ली। ठीक है, अब अगर हम अगले स्टेप की तरफ चलें, 7वें स्टेप की तरफ, जो हमारा 7 नंबर स्टेप है, तो उसमें क्या है, कार्यक्रम का चलाना, पुट अप प्लान फॉर एक्शन। अब हमने क्या करा कि हमने प्रोग्राम को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पिछले स्टेप में हमने क्या करा था, ड्रॉ कर लिया था प्रोग्राम को। अब उसे हमें क्या करना है, एक्शन में लेकर के आना है, यानी कार्यक्रम को चलाना है। तो इसमें क्या होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद कार्यक्रम को चलाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की बहुत कुछ सफलता योजना के चलाए जाने पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी ग्रामीण जनता पर ही होनी चाहिए और प्रसार कार्यकर्ता को तो हर स्थान पर जनता को सहायता देनी चाहिए और विभिन्न विधियों का प्रयोग जनता को समझाने के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब जब हम चलाने की बात कर लें, ठीक है, कि हमने प्रोग्राम बना लिया, हमने प्रेजेंट सिचुएशन की बात करी थी, प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर ली, उसके बाद में हमने फेल्ट नीड की बात करी थी कि फेल्ट नीड का पता कर लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट भी निर्धारित कर लिए, उसके बाद हमने प्रायोरिटी भी फिक्स कर ली, प्रायोरिटी फिक्स करने के बाद में हमने ड्रॉ भी कर लिया अपना प्रोग्राम को। ठीक है, इतने सारे कार्यक्रम करने के बाद में अब हमने क्या करना है कि उस प्रोग्राम को चलाना है, कार्यक्रम को चलाना है। अब कार्यक्रम को चलाने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि रूपरेखा तैयार होने के बाद क्या करना चाहिए, हमें कार्यक्रम को चलाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, योजना के चलाए जाने पर निर्भर करती है। और योजना के चलाए जाने का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कोई भी बैड प्लान है, ठीक है, अगर एक कहते हैं कहावत कही जाती है, कोई भी बैड प्लान है जो कि अच्छे तरीके से चलाया गया है, ठीक है, पुट अप प्लान, वेरी गुड, ठीक है, दैट इज बेटर देन द गुड प्रोग्राम और पुट अप बैड। ठीक है, तो कोई भी एक अच्छा जो कार्यक्रम है जिसे बुरे तरीके से चलाया गया है, अच्छी तरीके से नहीं चलाया गया है, उसकी अपेक्षा
एक जो बुरा प्रोग्राम है, जो बैड कहते हैं प्रोग्राम है, जिसे कि अच्छी तरह चलाया गया है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कहावत क्या कही जाती है कि कोई भी बुरा जो कार्यक्रम है उसे अगर अच्छे तरीके से चलाया गया है तो वो बहुत अच्छा है, जबकि कोई अच्छा प्रोग्राम है और उसे बुरी तरीके से चलाया गया है उससे। ठीक है, कंपैरिजन में। तो अब हमने क्या करना है कि कार्यक्रम की रूपरेखा हमने जब बना ली, तैयार कर ली है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि योजना को चलाना है। अब कार्यक्रम की योजना को चलाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा कि जो कार्यक्रम की योजना है वो क्या है, ग्रामीण जनता को हम दे देंगे। ठीक है, और जो प्रसार कार्यकर्ता होगा वो क्या करेगा, वो जनता को सहायता देगा बाहर से। ठीक है, उनको सजेशन भी देगा, उनको बहुत सारी विधियों के बारे में बताएगा, मेथड्स के बारे में बताएगा, ताकि जो जनता है, जो पीपल हैं या रूरल इंडिविजुअल्स हैं, वो रूरल इंडिविजुअल्स आपके सुझावों का प्रयोग करके अपना जो कार्यक्रम उन्होंने बनाया है उस कार्यक्रम को वो चला सकें, और खुद के अंदर क्या है, जिससे कि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, प्लस उनके अंदर जो कहते हैं आत्मबल है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो क्या करेगा, कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी किसको देगा, ग्रामीण जनता को दे देगा, और ग्रामीण जनता को वो क्या करेगा, सहायता देगा, और विभिन्न विधियों का प्रयोग जनता को समझाने के लिए भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां स्टेप था। ठीक है, 7वें चरण के बाद में जब हम 8वें चरण की बात करते हैं, 8th स्टेप की बात करते हैं, तो यह है कार्यक्रम का मूल्यांकन, एवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो कार्यक्रम की योजना को क्षेत्र में चला देने से ही कार्य पूरा नहीं होता, क्योंकि कार्य तभी पूरा होगा जब कार्य के अच्छे परिणाम निकलें, और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में कमज़ोर कार्यों को निकाला जाए। कमज़ोर कार्यों का पता तभी चलेगा जब कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन होता रहे। इसी कारण कार्यक्रम नियोजन में कार्यक्रम को चलाने के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था करना जरूरी है। ठीक है, तो 8वें स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई कोई भी कार्यक्रम हमने योजना बना ली, योजना बनाने के बाद में हमने उसको कार्य को चला भी दिया, तो क्या वो प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो गया? नहीं, वो प्रोग्राम हमारा सक्सेस कब होगा, जब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसे हम प्राप्त कर लें, मतलब जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाए। ठीक है, जैसा कि ये बता रहे हैं, क्या होगा कि कार्य तभी पूरा होगा जब कार्य के अच्छे परिणाम निकलें। और अच्छे परिणाम कैसे पता चलेंगे? वो अच्छे परिणाम पता कब चलेंगे, जब हम अपने कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, और मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने जो ऑब्जेक्ट निर्धारित करे थे वो ऑब्जेक्ट हमने पाए अथवा नहीं पाए हैं। क्लियर? तो हमें 8वां चरण क्या रखना है कि अपने कार्यक्रम का हमें मूल्यांकन करना है, और मूल्यांकन से हमें क्या होगा, मूल्यांकन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो कार्यक्रम हमने किया था वो कार्यक्रम के जो परिणाम हैं वो सटीक थे या नहीं थे, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो पाने में हम सफल हुए अथवा नहीं हुए, और अगर हम वो पाने में सफल नहीं हुए तो वहाँ पे क्या कमी रही, और क्या जो कमी रहेगी उन कमज़ोर कार्यों को हम निकाल देंगे अपने कार्यक्रम में से। ठीक है, क्लियर? तो 8वां हमारा मुख्य चरण क्या होगा कि कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। अब हम बात करते हैं अपने अगले चरण की, जो कि आखिरी चरण है जिसकी हम बात करेंगे। तो ये 9वां नंबर जो चरण है इसका क्या मतलब है कि कार्यक्रम की सफलताओं तथा असफलताओं का ब्यौरा तैयार करना, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर इस बात का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना चाहिए कि कार्यक्रम में कौन कौन कार्य अधिक सफल हुए हैं तथा क्यों सफल हुए हैं, साथ ही साथ कौन कौन से कार्य असफल रहे, कितने असफल रहे तथा क्यों असफल रहे, क्योंकि वर्तमान योजना की सफलता तथा असफलता के आधार पर ही भविष्य की योजना बन सकती है। यह कार्यक्रम नियोजन का अंतिम क्रम या चरण है। ठीक है, अंतिम चरण है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है। इसमें अब हमें क्या करना है कि जो सफलताएं हैं और जो असफलताएं हैं
इनका क्या करना है, ब्यौरा तैयार करना है। ठीक है, ब्यौरा मतलब रिव्यू तैयार करना है, रिव्यू लिटरेचर तैयार करना है, किस चीज़ का, अपने प्रोग्राम का। अब ब्यौरा तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो कार्य थे वो सफल हुए, पहली बात ये। अब सफल हुए तो वो सफल क्यों हुए, इसका कारण भी हमें कहते हैं अपने ब्यौरे में देना है। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जो कि असफल रहीं तथा कितनी असफल रहीं। ठीक है, हमें सफलता मिली, कितनी मिली, असफलता मिली तो वो कितनी मिली, तथा क्यों असफलता मिली, इसके कारण का भी हमें ब्यौरा तैयार करना होगा। ठीक है, क्यों करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में, भविष्य में हम अगर कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं, किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाते हैं, तो उसमें ये जो कहते हैं ब्यौरा है, ये जो रिव्यू है, ये हमारी क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा उस कार्यक्रम को नियोजित करने में, उस कार्यक्रम की प्लानिंग करने में। क्लियर? तो ये आज का हमारा बिंदु था जिसके बारे में हमने बात की। बाकी लास्ट लेक्चर का जो कहते हैं लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप लास्ट लेक्चर के बारे में देख सकते हैं। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। गुड बाय, थैंक यू।